हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके साथ में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं सीए एग्जाम की प्रिपरेशन में और आप जब एग्जाम अपना लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या आपसे मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे। जो मैंने आपकी कॉपीज मैंने रिव्यू की, उसमें मैंने कुछ बड़ी सारी कॉमन मिस्टेक्स देखी जो बड़े सारे स्टूडेंट्स के साथ में एक जनरल बन गई कि हाँ ये तो मिस्टेक होनी होनी है। मतलब मेरा अपना माइंडसेट भी बन गया कि यहां तो ये मिस्टेक स्टूडेंट करेगा ही करेगा। तो वो सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा वो दो तरह की मिस्टेक्स बताऊंगा, एक जो प्रिपरेशन के टाइम पे होती हैं और एक जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में आप मिस्टेक्स करते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सीए तकरीम और हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रिपरेशन की मिस्टेक्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका प्रिपरेशन की मिस्टेक्स में। तो देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट के साथ में क्या होती है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ता है। स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिकली चीजें पढ़ रहे हैं कि जहां पे आप बस क्वेश्चन कर पाओ कि भाई ये जोड़ के ये घटा के ऐसे कर दिया तो क्वेश्चन हो जाए। तो वहां गड़बड़ होती है। वहां पर क्या गड़बड़ होती है कि आपने क्वेश्चन करने का तरीके को रट लिया है। अगर हल्का सा भी क्वेश्चन हल्का सा भी घुमाकर आ जाए तो आप चीजें नहीं कर पाओगे, आपसे आउट ऑफ मैनेज हो जाती हैं चीजें कि अब चीजें मैनेज नहीं हो सकती, अब तो क्वेश्चन हमें नहीं आता। मतलब सिचुएशन ये आ जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ा है तो ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आपको नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने राइटिंग प्रैक्टिस, मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपने नहीं करी। दैट्स व्हाई आप अपने उस कॉन्सेप्ट को जो आपने अच्छे से डेफिनेटली समझ लिया है लेकिन उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। उसको अप्लाई किस तरीके से करना है वो नहीं आता है। जैसे बड़े सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्वेरीज बच्चे पूछते हैं तो उनसे अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूं तो वो उसका आंसर दे पाते हैं, लेकिन जब मैं उनको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर पूछने के लिए चीजें पूछता हूं तो आंसर नहीं दे पाते। जैसे मैं अगर पूछता हूं क्वेश्चन कि भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी को इंड AS 109 के हिसाब से किस तरीके से दिखाओगे, तो स्टूडेंट बताता है कि सर एमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाएंगे और आपका प्रेजेंट वैल्यू कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू करके पीवी पे दिखाने का इंटरप्रिटेशन क्या है वो नहीं पता होता कि पीवी पे दिखाने का मतलब क्या होता है। वो बेसिक सी चीज कि भाई पीवी करनी है तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, ये नहीं बता पाता। उसके बाद में वो बताता है कि सर ये इस पीवी वाली वैल्यू को ना हम अनवाइंड कर देंगे। अब अनवाइंड करने का मतलब होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या करेंगे, अनवाइंड करना किसको कहते हैं, वो चीज नहीं बता पाता। तो इससे ये पता लगता है कि आपने कॉन्सेप्चुअली तो समझ लिया कि भाई पीवी करना है, अनवाइंड करके दिखाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज करते जाएंगे। सर इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेंगे भाई, जरा जनरल एंट्री बताओ, तो वो नहीं पता। इससे पता लगता है कि आपने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया चीज को कि ऐसे चलेंगी, लेकिन आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। दैट्स व्हाई आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप रिपीटेड क्वेश्चंस जो है बड़े सारे करते जाएं कि बस इस लेवल पर क्वेश्चन कर लिए कि क्वेश्चन ही रट गया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप उस अपने समझी हुई नॉलेज को, समझे हुए कॉन्सेप्ट को आप एक बार अप्लाई तो करके देखें कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आती है? चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका अंडर वैल्यू थ्योरेटिकल टॉपिक्स। आप जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपके एफआर हो गया, एएफएम हो गया, आपका डीटी आईडीटी, अब चार तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही हैं। ठीक है, तो इनमें आप जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनको आप अंडर वैल्यू कर देते हैं कि यही तो थ्योरी है, छोड़ दो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर लो। ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स आपको पास कराने में, इवन आपके मार्क्स बहुत अच्छे लाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स को बिल्कुल भी अंडर वैल्यू नहीं करना है। आपने चीजों को समझ के चलना है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स क्या है? थ्योरेटिकल टॉपिक्स कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वही थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। वो चाहे एफआर में हो, चाहे आपका एएफएम में हो, डीटी में हो, आईडीटी में हो, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको थ्योरेटिकली समझ में आने चाहिए। डीटी आईडीटी में और आपका एएफएम में तो स्पेसिफिक थ्योरी पूछी जाती है। ठीक है, एएफएम में आपको पता है कि आपका बड़े सारे टॉपिक्स हैं जहां से थ्योरी आपकी पूछी जाती है, तो वहां तो कवर आपने करना ही करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप कर नहीं जाना है।
ठीक है। एफआर में भी आपको कवर करना है थ्योरेटिकल टॉपिक्स को, वहां पे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। जैसे अभी नवंबर 24 का एग्जाम हुआ था आपका, तो वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2A था। आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 2A था आपका डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव को उसमें क्वेश्चन ये था कि जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, इसको एनालाइज करो, इवेल्यूएट करो कि ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंप्लाई करता है या नहीं करता। देन उसके बाद क्वेश्चन था कि आप जनरल एंट्रीज पास करो। तो एनालाइज, इवेल्यूएट, ये सब करना क्या है, ये थ्योरेटिकली आपने लिखकर दिखाना है कि डेरिवेटिव किसको कहते हैं एज पर इंड AS 109, क्या डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, वो आपने लिखकर दिखाना है। अब आप ये सोचोगे नहीं जनरल एंट्री हमने समझ लिया तो बस अब काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको थ्योरेटिकली टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, अंडर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करना है, ना एफआर में ना एएफएम में, डीटी आईडीटी में तो स्पेसिफिकली थ्योरी पूछी ही जाती है। ठीक है, आपके बड़े सारे चैप्टर्स हैं जहां से थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आता है कि इस XYZ की क्या ड्यू डेट होगी, नोटिस सर्व करने की क्या ड्यू डेट होगी। ठीक है, और बैंक फ्रीज करना है या फिर कोई भी अपनी एसेट मॉर्गेज करनी है अगर डिपार्टमेंट को, तो वो कितने ड्यूरेशन में कर देगा। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है, तो आपको इनको समझ के चलना होगा। ठीक है, मैंने कॉपीज में देखा कि जहां से साफ जाहिर हो रहा है कि जहां बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो अच्छे से सॉल्व कर रहा है, मार्क्स भी मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन पूछा गया वहां पे बच्चा ब्लैंक है कि कुछ लिख ही नहीं पा रहा। इससे पता लगता है कि थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अगर वो चाहता तो उसको कवर करता और अच्छे मार्क्स आते, वो पास होता, लेकिन थ्योरी स्किप कर दी, दैट्स वाई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखे चलना है कि भाई हमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स को अंडर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक प्रिपरेशन के टाइम पे, टू मच डिपेंडेंट ऑन एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती है, मतलब इतने डिपेंड कि बस जब एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा उसके बाद ही स्टडी स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से, और उसमें भी सी कैटेगरी तो हम छोड़ देंगे, ए और बी कैटेगरी हम पकड़ के चलेंगे, उसको पढ़ लेंगे। टाइम अगर कम पड़ा तो बी कैटेगरी भी छोड़ देंगे, सिर्फ ए कैटेगरी पकड़ लेंगे, उसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो है ना आपका, ये आपको पास नहीं होने देगा। आपने एबीसी एनालिसिस पर टू मच डिपेंडेंट नहीं होना है। हां, आपने प्रिपरेशन पूरी करनी है, लेकिन लास्ट में आप जो है चीजों को, जब टाइम आपके पास बड़ा कम बचा है तो वहां पर आपके पास रिसोर्स कहीं ना कहीं लिमिटेड है। रिसोर्स मतलब टाइम आपके पास लिमिटेड है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो अब आप रिवीजन में कटौती कर सकते हो कि सी कैटेगरी है तो इसको 4 बार रिवाइज ना करके मैं 2 बार कर लूं या 1 बार कर लूं। ए कैटेगरी वाले को मैं 4 बार रिवाइज कर लूं, ठीक है, बी कैटेगरी वाले को 3 बार रिवाइज कर लूं, सी कैटेगरी वाले को 4 बार ना करके कम से कम 1 बार या 2 बार तो कर ही लूं। लेकिन आप ये सोचो कि बिल्कुल इसको स्किप ही कर देना है, छोड़ ही देना है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं कि भाई ये सी कैटेगरी के टॉपिक से, मान लो कोई इंडेस है, इंडेस 24, ठीक है, रिलेटेड पार्टी, उसको बोल दिया कि हाँ भाई ये सी कैटेगरी है, अब छोड़ दिया, अब हमें पता ही नहीं रिलेटेड पार्टी क्या है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको 100% पढ़कर जाना है। सी कैटेगरी में से मैं बिल्कुल आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता हूं। सी कैटेगरी में से मान के चलो आपका मोटा मोटा 100 मार्क्स के पेपर में एमसीक्यू सब मिला के 20 नंबर का आराम से आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। 6 पेपर हैं आपके, कितने नंबर का हो गया सी कैटेगरी का कंटेंट आपका? 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 मार्क्स का आपका सी कैटेगरी का कंटेंट हो गया। हर पेपर में अगर मैं मान के चलूं 20-20 मार्क्स का सी कैटेगरी का आता है, एफआर में 20 मार्क्स, एएफएम में 20 मार्क्स, इस तरीके से हर पेपर में 20 मार्क्स का सी कैटेगरी आता है। आप बिल्कुल नहीं पढ़कर गए, आपने कुछ नहीं पढ़ा, 20 में से कितने आएंगे? 0 मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी पढ़कर गए होंगे, उसके बारे में आपने उठाकर देखा होगा, एक बार एटलीस्ट आपने पढ़ लिया होगा उसको, रिविजन मैं कह रहा हूं, दूसरी बार नहीं भी करी, एक बार अगर पढ़ भी लिया होगा ना आपने, तो 20 में से आप 5 मार्क्स तो मरे से मरे लेके आएंगे। लोएस्ट मार्क्स भी अगर लेके आएंगे आप 4 से 5 मार्क्स लेके आएंगे, तो आप समझिए उस 20 मार्क्स में से आप 5 मार्क्स लेके आ पाए। अगर आप 35 पे फेल हुए तो 40 आ जाते हैं आपके, क्योंकि आपने सी कैटेगरी छोड़ा, इस वजह से आपके 40 आने से रह गए। ठीक है, 5-5 मार्क्स करके 5 × 6 अगर आप कर दो तो 30 मार्क्स आपके आ गए ओवरऑल, दोनों ग्रुप्स में मिलाकर। ओवरऑल दोनों ग्रुप्स में मिलाकर आपका 30 मार्क्स आ गए। अब आप देख लो एग्रीगेट में आप बोथ ग्रुप में कितने नंबर से आप रह गए थे नवंबर 24 में। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट अगर करके चलोगे तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ सी कैटेगरी को छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि भाई हर चीज को एकदम 100% कवर करो। लेकिन फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो टाइम कम पड़ जाएगा की सिचुएशन में मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट एक बार तो आप पढ़ो।
आप ये मत करो कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, एक बार तो अच्छे से पढ़ो, रिवीजन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम चाहे ना भी करो, लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो 20 में से 5 तो आप मार्क्स लेके आ ही जाओगे। आपके अगर 20 मार्क्स में मान लो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन सी कैटेगरी आते हैं, तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आओगे, जो उसके बारे में कुछ भी पता होगा, तो स्टेप मार्किंग में आपको 1-1, 1.5 नंबर, 2-2 नंबर तो कुछ तो मिलेगा। तो उससे आपके 5 से 6 मार्क्स तो आपके आएंगे 20 में से, और हर पेपर में 5 या 6 मार्क्स आके 30 नंबर आपके बन गए। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है कि हमें टू मच डिपेंड नहीं होना है एबीसी एनालिसिस पर, सी कैटेगरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल भी नहीं तो कम से कम एक बार तो पढ़ लो। ठीक है, तो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया, और पांचवा पॉइंट मैंने आपसे कहा सेलेक्टिव स्टडी। तो देखिए, टू मच डिपेंडेंट ऑन एबीसी एनालिसिस और सेलेक्टिव स्टडी को आप साथ में लेके चल सकते हो। मैंने अलग इसलिए बताया कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर टॉपिक उनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा आएगा, उसी में बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, मतलब उनके पास टाइम की कमी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि क्योंकि सी कैटेगरी तो इतने ही मार्क्स की आती है और इसको तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो बाकी पेपर है 70-80 मार्क्स का आता है, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे, मतलब उसमें पीएचडी हमें होल्डर बन जाना है। ठीक है, इस लेवल की स्टडी कर लेते हैं। तो आप देखो, अगर कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन है जो ए कैटेगरी का है, उसमें आप कितना भी पढ़ लो, आप उसमें 100% अच्छे से कर लो, 14 से ज्यादा तो नहीं आएंगे ना। 14 मार्क्स का है तो परफेक्ट भी कर दिया तो 14 ही आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसमें अगर टाइम देना था आपको 10 घंटे और आपने 10 की जगह 50 घंटे टाइम दे दिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, तो उसके आने वाले 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको 14 में से 28 नंबर मिल जाएंगे। मैक्सिमम भी आए तो 14 ही मिलेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे ना। लेकिन आप चाहते तो आप कुछ कम प्रिपरेशन पर भी 14 में से 14 लेके आ सकते थे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा उस पर टाइम डिवोट कर दिया। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं टाइम को मिसमैनेज किया, सेलेक्टिव स्टडी किया कि बस इतना ही पढ़ लेना है और ज्यादा टाइम इसमें ए कैटेगरी वालों पर ज्यादा टाइम लगा दो, सी पढ़ो ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है आपने, तो आपने सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, 100% कंप्लीट करके आपको चलना है। ठीक है, अगला पॉइंट आप बात करें, अनेबल टू डू बैलेंस स्टडी, कि कितना टाइम आपने किस पॉइंट पर लगाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी पॉइंट के साथ साथ कि आपने एक टॉपिक पर तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया, वो इतना लगा दिया कि और जो 4 टॉपिक्स थे उनका भी आपने टाइम उसी पर लगा दिया, अब आपके पास टाइम कम पड़ गया। और डेफिनेटली जिस पर आपने 4 गुना टाइम लगा दिया, तो वो आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आप उसमें से पूरे मार्क्स लेके आ जाओगे। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 14 आउट ऑफ 14 लेके आ जाओगे। लेकिन उसके बदले आपने 4 जो टॉपिक्स छोड़े, जो 20 मार्क्स के 4 टॉपिक मिलाकर आते छोटे छोटे, उन 20 में से आपने अपने 0 मार्क्स कर लिए। जबकि आप क्या कर सकते थे, 14 में से 10 भी आ जाते तो काम चल जाता, इस 20 में से अगर 15 आ जाते तो भी आपका काम चल जाता, तो आप ज्यादा मार्क्स आ पाते। लेकिन आपने बैलेंस स्टडी नहीं करी, टाइम कितना किस टॉपिक पे डिवोट करना है वो ना कर जो आपने गलती करी, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट गए, कि लास्ट में आपको क्या होगा कि भाई टाइम कम पड़ गया, ये तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। आप जज नहीं कर पाए कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलनी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है प्रिपरेशन पे। इसके बाद में आउटकम क्या निकल के आता है, हमें लगता है हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमने बहुत मेहनत से पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम नहीं पास हो पाए। तो उसके पीछे का बैक एंड रीजन ये होता है, कहीं ना कहीं आपने अच्छा पढ़ा, नो डाउट, मैं ही नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा नहीं, अच्छे से पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाए। स्टडी को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आपने एक दिन तो पढ़ लिया 15 घंटे, लेकिन अगले 5 दिन छुट्टी। तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं मेंटेन कर पाओगे तो आपका सारा पढ़ा हुआ सब बेकार है, आप मान के चलो। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ोगे तभी बात बन पाएगी, बिना कंसिस्टेंसी के बात नहीं बनेगी। लास्ट पॉइंट है आपका, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में स्टक हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग उठा लेते हैं, कोई भी आपने उसको पढ़ा कि भाई ऐसे 300 क्या कहता है, हाँ प्लानिंग करनी होती है, करनी होती है, आपने समझा, आगे बढ़े, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आया, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रहा, बस अब आपने कहा अब तो बिल्कुल पत्थर की लकीर, जब तक ये नहीं समझ में आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप बिल्कुल वहां पर अटक गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कहा नहीं मैं तो 100% बिल्कुल मुझे पूरे से पूरे मार्क्स लेके आने, जब तक 100% क्लैरिटी नहीं आ जाएगी जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छी बात है अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हो, लेकिन आप ये सोचो आप उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर समझने में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हो
कि वो टॉपिक शायद हो सकता है कि 5 नंबर का ही है, लेकिन आपने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि जो आने वाले और टॉपिक्स थे जिसमें से 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आने थे, वो 25 नंबर का टाइम भी इस 5 नंबर के चक्कर में आपने वेस्ट कर दिया कि आप आगे के लिए आपके पास टाइम कम पड़ गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं स्टूडेंट से कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप अटक रहे हो तो उसको आप छोड़ दो, मार्क करके छोड़ दो कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बिल्कुल प्लेन स्टडी करनी है कि बस एकदम रोबोट की तरह पढ़ते चले जाओ कि हाँ एक एक लाइन पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आपके रोबोट की तरह दिमाग में बैठता चला जाए आपकी मेमोरी में। ऐसा नहीं होता, थोड़े से एफर्ट्स लगाओ कि हाँ समझो क्या चीज है। किसी फैकल्टी की रिवीजन वीडियोस आप देख सकते हो, बड़ी सारी रिवीजन वीडियोस हर टॉपिक हर सब्जेक्ट की अवेलेबल होती हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक को जो आपके समझ में नहीं आ रहा है उतना पोर्शन आपने देख लिया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, अपने किसी दोस्त से आपने पूछ लिया, आपने किसी ग्रुप्स वगैरह पर, आपने बड़े सारे टेलीग्राम पे आपने देखे होंगे ग्रुप्स होते हैं, आपके व्हाट्सएप पे बड़े सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं, आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा, किसी को पता हो तो मुझे बता दो जरा। ठीक है, ये करके आप छोड़ दो और उसको मार्क कर लो। ऐसा नहीं कि उसमें अटके रह गए। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे बस एक टॉपिक पर अटक जाते हैं कि सर जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये बड़ी गलत मेंटालिटी है, ऐसे नहीं करके चलना है। आप उसको मार्क करके छोड़ दो। अरे उसी पे दुनिया थोड़ी टिकी हुई है कि जब तक वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो आप दुनिया में आप कुछ कर ही नहीं सकते। छोड़ दो उसको। बहुत से बहुत क्या होगा कि लास्ट तक आपके समझ में नहीं आएगा और उससे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, 5 नंबर का आएगा, भाई वो क्वेश्चन भी छोड़ देना, बाकी के 95 नंबर या 90 नंबर को तो कवर करके चलो। आप ये कहते हो कि भाई पहली सीढ़ी पे अटक गया तो बस अब यहीं अटक गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। रिलैक्स दो, उससे क्या होगा ना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इसको साइड रखो, आगे पढ़ो, आगे की चीजें पढ़ो। ठीक है, आगे भी ऐसे कहीं पे अटको तो फिर उसको भी छोड़ दो आप। ठीक है, आपके पास सिलेक्टेड रहना चाहिए कि हाँ ये चीजें मेरे समझ में नहीं आई हैं। जब आप एंटायर सिलेबस एक बार कवर कर चुके हो उसके बाद अब देखो कि हाँ कौन कौन सी चीजें मुझे समझ में नहीं आई थी, अब उनको फोकस करो, उनको जो है उनके पीछे भागो कि हाँ ये चीज अब कैसे समझनी है। तब भी समझ में आ जाए अच्छी बात है, तब भी नहीं समझ में आई तो भाई छोड़ दो ना। और क्या कर सकते हो, 100 में से 100 मार्क्स लेके आने के आपको कोई ला सकता है क्या? हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100? भाई एक सब्जेक्ट में ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वो भी रेयरली आता है। ठीक है, तो 100 में से 100 तो नहीं लाने ना। मैं तो नहीं मानता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो वो ये चाहेगा नहीं मेरे तो 100 में से 100 आए, हर सब्जेक्ट में आए। ऐसा नहीं हो सकता भाई। AIR 1 के भी नहीं आएंगे, उनके भी ऑडिट में आई थिंक 90 मार्क्स आए नवंबर 24 में। इसका मतलब उन्होंने 10 नंबर का तो उन्होंने भी गलत किया ना। इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो उनके भी समझ में नहीं आया होगा AIR 1 के। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज छोड़ दी होगी, बाकी चीजों पे फोकस किया होगा, या समझ में आया होगा, एग्जाम में करने में गलती हो गई होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप 100% के पीछे मत भागो। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होगी। तो मैंने आपसे ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपसे क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या कमी रहती हैं, वो मैंने आपको बताई। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 बजे जाकर बैठते हो तब आपसे क्या गलतियां होती हैं। उसमें सबसे पहली गलती, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते 15 मिनट में कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। कि क्वेश्चन नंबर 4 का तो ए पार्ट अच्छे से आता है, बी नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट अच्छे से आता है, ए नहीं आता। अब मैं डिलेमा में आ गया कि भाई मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं। इसी में 15 मिनट आपके जो है वो फिनिश हो गए, आप पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये सबसे पहले डिसाइड करना है आपको कि भाई एक बार पढ़ लो सारे क्वेश्चन, उसके बाद में आप देखो कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, स्किप करना है। ठीक है, वो आप कैसे जज करोगे कि हाँ मैं कौन से क्वेश्चन में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, वो क्वेश्चन मुझे करना है, जिसमें कम कॉन्फिडेंट हूं वो मुझे छोड़ना है। मान लो ये प्रॉब्लम अच्छा कब आती है आप समझो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट 2A 2B, मुझे दोनों ही नहीं आते, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या है। ठीक है, मान लो 2A और 2B थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती, तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन छोड़ोगे ना जिसमें दोनों ही पार्ट नहीं आते। मान लो अगर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें A पार्ट आता है, B नहीं आता, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन नंबर 3 करोगे क्योंकि उसमें एक पार्ट तो आता है ना आपको एटलीस्ट। लेकिन अब डिलेमा कब आता है, जब क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट आता है, B नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका B पार्ट आता है, A नहीं आता। अच्छा, बाकी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि 2 छोड़ना है या 3 छोड़ना है। अब इसमें आप देख लो कि जो कौन से क्वेश्चन में कौन सा पार्ट ऐसा है जो ज्यादा नंबर का है और आपको आता है, वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और उसमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंट भी हो कि हाँ मैं इसमें कर दूंगा। मान लो 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, वो मुझे आता तो है लेकिन मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं कि इसमें से 6 में से 6 ला पाऊंगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जहां पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन मुझे बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें से 4 में से 4 लेके आ सकता हूं।
तो आप वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इन माय ओपिनियन आपको वो 4 नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसमें 4 में से 4 में ला सकता हूं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें मुझे। ठीक है, 6 नंबर वाला आता है लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है, हो सकता है 6 में से 2 आए, 2.5 आए, 3 आए, लेकिन यहां पे 4 में से 4 आ सकते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे। अल्टीमेटली आपको मार्क्स ही तो देखना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन में मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। मुझे इससे फर्क थोड़ी पड़ता है कि वो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, मैं कितने स्कोर कर सकता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस बेसिस पर डिसाइड करना चाहिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन स्किप करूं। ठीक है, दूसरी मिस्टेक्स, आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते हो, कि बस ऊपर से मोटा मोटा देखा कि हाँ क्या है और जो है बस करने लग गए। क्वेश्चन को हम ध्यान से रीड नहीं करते, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, वो हम रीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है कि बस हमने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, ऊपर ऊपर का पढ़ लिया। ठीक है, पूछा क्या है भाई वो तो समझो, क्योंकि जो पूछा है वो लिखोगे उसी के मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आती है? तो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आप कंजूसी मत करो। आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लगाना है लगा लो, वो फायदा देगा। इससे हो सकता है आपका लास्ट में जब 5 बजे तो आपका हो सकता है 10 नंबर का पेपर छूट जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जो 90 का किया होगा ना वो बड़ा सॉलिड पेपर आपने किया होगा। ठीक है, वैसे तो आप ट्राई करो कि 100% मार्क्स का पेपर कवर हो, डेफिनेटली पहली ट्राई तो यही है। लेकिन अगर मान लो यहां पर कॉम्प्रोमाइज ध्यान से पढ़ने की वजह से एक मिनट एक्स्ट्रा लग भी रहा है और लास्ट में मेरे पास में 10 नंबर का पेपर छूट भी रहा है, लेकिन 90 का मैंने बड़ा सॉलिड तरीके से कर दिया है, तो वो ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू 100 नंबर का पेपर करके लेकिन उसमें कुछ जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स कर दी कि 100 में से 40 भी नहीं आ पा रहे 100 का करने के बाद। लेकिन अच्छे से करा, 90 का किया, लेकिन 90 में से मैं आउट ऑफ 90 में 60 या 65 लेके आ पा रहा हूं, तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स भी आपने प्रॉपरली पढ़नी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स आपने बिल्कुल प्रॉपरली पढ़नी है कि भाई इस क्वेश्चन में मुझसे पूछ क्या रहा है। मेरे ओपिनियन में तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट ही पढ़नी चाहिए कि भाई पूछ क्या रहा है, पहले वो पढ़ूं, उसके बाद मैं ऊपर जाऊं और ऊपर से फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस एंड दिस एंड दिस, XYZ जो भी आपको दे रखा है, उसके बाद मैं ऊपर का कंटेंट पढ़ूं। ठीक है, वो चीज आपने ध्यान में रखनी है। इंटरप्रिटेशन बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग निकाल लेते हैं क्वेश्चन की। कोई चीज कुछ दे रखा है उसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया कि भाई ये तो मैंने ऐसे समझ में आया, तो वो इंटरप्रिटेशन बड़े ध्यान से आपने निकालनी है। वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ा हुआ है और कितने आपने राइटिंग प्रैक्टिस अपनी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी की हुई है, उसके बेसिस पे आप कैसा अपना जो है इंटरप्रिटेशन निकालोगे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन अगर आपने निकाल लिया तो इसका मतलब आपका आंसर भी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। 5वां पॉइंट, आप रेलेवेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होता है वो आप मेंशन नहीं करते अपनी आंसर शीट में। मैंने जैसे पहले बताया आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स बहुत जरूरी है, एफआर में भी, एएफएम में भी, डीटी आईडीटी, जो आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो वो कैलकुलेशन के पीछे, मान लो अगर एफआर का पेपर है तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा जो इंडेस ने बताया हुआ होगा, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप कैलकुलेशन कर रहे होगे। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर लिख के आना है कि भाई ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ना ये कहता है। जैसे मैंने नवंबर 24 की जो कॉपीज चेक करी उसमें मैंने देखा कि भाई जो आपका न्यूमेरिकल फिगर्स हैं वो तो सब निकाल दी लेकिन रेलेवेंट कॉन्सेप्ट नहीं लिखा। जैसे आपका इंडेस 16 का क्वेश्चन था जहां पे वो कहता है रिवैल्यूएशन कैसे करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिवैल्यूएशन का, एडवाइस करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आप रिवॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा ना कि भाई 2 मेथड्स होते हैं, उनके हिसाब से होता है, वो मेथड ये बातें बोलते हैं, उसके बाद में आप न्यूमेरिकल पोर्शन परफॉर्म करके आप दिखाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने मेंशन करना है रेलेवेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वेश्चन, वो जरूर आपने मेंशन करना है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाते, प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि भाई बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होगी। मैं आपकी हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा, हैंडराइटिंग थोड़ी सी 19-20 भी हो चलेगा, मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन अच्छी क्या होगी कि जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट पूछी है आप उनको चुन चुन कर उनकी प्रॉपर हेडिंग बनाकर आप जो है अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करो। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ लीज लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ आरओयू एसेट, कि भाई आप क्या करने जा रहे हो,
क्या करने जा रहे हो, उस चीज की प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह आप देके चलो, ठीक है। और प्रॉपर कैलकुलेशन करो, लाइन में स्पेसिंग बनाकर चलो, थोड़ा सा खुला खुला लिखो। आपके पास शीट्स अनलिमिटेड है, 100 बार भी मांगोगे देगा एग्जामिनर। कभी ये नहीं कहेगा नहीं नहीं अब इतनी ले ली, अब खत्म, अब नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आराम से लिखो, उसमें लाइन छोड़ छोड़ कर लिखो, एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपकी आंसर शीट पढ़ने में, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रख के चलना है। और क्वेश्चन इस तरीके से करना है कि एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो आपका सॉल्यूशन, कि पढ़ते ही समझ में आए कि हाँ क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है आपका, कि बिल्कुल प्रॉपर हेडिंग्स देके आप करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे के पूरी स्केलिंग्स यूज करनी है, कि बैलेंस शीट भी बना रहे हो तो भाई बिल्कुल एकदम नाप नूप के बिल्कुल प्रॉपरली बना रहे हो, वो सब करने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता आपके पास, और ये करना भी मत, करोगे तो नुकसान करोगे अपना, ठीक है। तो आपने लेकिन हेडिंग्स वगैरह अगर आपने प्रॉपर दी है, खुला खुला लिखा है, एक एक फिगर को आपने जो फाइनली फिगर पूछी गई है उसको बिल्कुल हाईलाइट कर दिया आपने, कि हाँ ये सर्कल लगा दिया आपने, लाइनिंग कर दी कि हाँ ये चीज ये है, तो इसका मतलब आपने प्रेजेंटेशन अच्छी की है। मैंने कॉपीज देखी, कॉपीज को मैंने कंपेयर किया कि इस बच्चे ने भी यही यही सारी चीजें लिखी हैं, और एक दूसरे स्टूडेंट ने भी यही सारा कंटेंट अपने आंसर में लिखा है। एक को 10 में से मिल रहे हैं 6 मार्क्स, और एक को 10 में से मिल रहे हैं 8 मार्क्स, तो 2 नंबर क्यों कटे इसके? वो प्रेजेंटेशन के कहीं ना कहीं कट गए, बस नहीं दिए नंबर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है। ये चीज भी पॉसिबल है कि आपका, अगर आपने एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट रीड करने में थोड़ी सी परेशानी हुई तो हो सकता है कि वो मार्क्स कट कर जाए, ठीक है। और जबकि आपके कंटेंट में दूसरे स्टूडेंट के कंटेंट से बहुत ज्यादा फर्क ना हो, एग्जैक्टली तो कोई नहीं लिख सकता, लेकिन हल्का फुल्का 19-20 का भी फर्क है, तो मार्क्स में बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है क्योंकि आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, दैट्स वाई आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, कि 100 मार्क्स का पेपर आपने कंप्लीट करना है और ये टारगेट आप बना के चलते हैं। तो ऐसा करना अच्छी बात है कि 100 मार्क्स का आप पेपर करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में आ जाते हैं। आप इतनी ज्यादा जल्दबाजी में कि आपसे क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, बिल्कुल क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। नंबर्स कैलकुलेटर पर कुछ और आया है और लिख कुछ और दिया, एक फिगर एक जगह तो कुछ और लिख रखी है, वही फिगर कॉपी पेस्ट करने में गलती हो गई। ऐसी ऐसी मिस्टेक्स आपके साथ में हो जाती हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका पूरा आंसर खराब हो जाता है। एक बच्चे की मैंने कॉपी देखी जहां पर एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं। जैसे मान लो फिगर आपकी ऊपर पिछले पेज पर निकाली 1,23,603 रुपए, 1,23,603 फिगर निकल कर आई। पेपर जब उसने पलटा और फिर बाद में उसी फिगर को दोबारा से लिखना था, जिसके बेस पे आगे कैलकुलेशंस होती, वहां पे उसने 603 की जगह 63 लिख दिया, जीरो ही मिस कर दिया लिखने में, इतनी जल्दबाजी कि बस जीरो लिखना रह गया उससे। और 1,23,603 को उसने 12,600 कुछ कर दिया, 12,063 ऐसे कुछ फिगर बना दी 1,23,000 को, ठीक है। तो अब उसके बेस पे आगे का सारा क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया जीरो हटी हुई फिगर से। अब आप सोचो आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही कर रही थी। मतलब अगर मैं उसकी आंसर शीट में बस 0 एक्स्ट्रा लगाता चला जाऊं तो आंसर बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही है, लेकिन क्लरिकल मिस्टेक होने की वजह से मार्क्स कट गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? डेफिनेटली आप खुद समझ सकते हो कि बहुत जल्दबाजी में रहा होगा स्टूडेंट, के बस किसी तरीके से लिख दूं और चाहे एक आध जीरो रह जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजों को आपने ध्यान में रखना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है। आप ध्यान से लिखो भाई, कैलकुलेटर पर फिगर आई है 1,23,603 रुपए, तो आप प्रॉपर लिखो ना 1,23,603, जीरो है भाई, 3 से पहले लिखना पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी, ठीक है। आप जल्दबाजी में ऐसे लिख के आगे बढ़ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इससे ऐसा करने से हो सकता है कि आप लास्ट में 5 या 10 मार्क्स का पेपर ना कर पाओ अटेम्प्ट, लेकिन 90 का जो किया होगा वो बड़ा सॉलिड किया होगा। मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे कि आप ये सोचो नहीं मैं बिल्कुल 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट ही करना है एनी हाउ, चाहे जल्दबाजी करके जो क्वेश्चन करे वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 100 का पेपर करना है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। आपने अगर 90 का भी किया, 90 का बहुत अच्छे से किया है तो 90 से 60 आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने वो 10 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने में 90 मार्क्स में गड़बड़ कर दी तो हो सकता है 100 का अटेम्प्ट तो कर लोगे, लेकिन आएंगे आपके 100 में से 35-40, क्योंकि कुछ ब्लंडर्स मिस्टेक्स हो गई क्लरिकल जो थी। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि 100 नंबर का अटेम्प्ट करना था,
ठीक है, तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, मैं ही नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर इस चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो भाई कॉम्प्रोमाइज कर लेना। 5 नंबर का छूट भी रहा है, 10 नंबर का छूट भी रहा है, पेपर छोड़ देना, लेकिन जो बाकी है वो अच्छे से हो जाए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, दूसरी मिस्टेक्स आप क्या करते हैं, आप सारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं करते अपने क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में एड्रेस नहीं करते। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि भाई आप जो चीज पूछी गई है वो चीज आपके आंसर में दिखनी चाहिए। जो चीज आपसे पूछा गया है ना, वो रिक्वायरमेंट आपके आंसर में, आपके सॉल्यूशन में एड्रेस होनी चाहिए कि भाई ये पूछा था, ये रहा, ये पूछा था, ये यहां लिखा है, ये पूछा था, ये यहां लिखा है। ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े, या फिर आपने क्वेश्चन ही आधा अधूरा कर दिया। 3 चीजें पूछी गई हैं, 3 में से 2 चीजों का तो आंसर दे दिया, लेकिन एक बात के बारे में आप साइलेंट रह गए, कुछ करा ही नहीं। ठीक है, तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपने जो रिक्वायरमेंट है वो 100% स्पेसिफिकली एड्रेस होनी चाहिए आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और लाइनिंग वगैरह का मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपने प्रॉपर लाइनिंग्स देनी है, प्रॉपर हेडिंग्स देनी है। आप खुला खुला लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीपल पेन वैन यूज नहीं करने, आई थिंक आपका ब्लैक पेन का यूज होता है, वही आपने करना है। ठीक है, तो लाइनिंग वगैरह प्रॉपर छोड़कर चलनी है। और हर बार एक इंपॉर्टेंट और चीज, आप प्रेजेंटेशन का पॉइंट में बता रहा हूं, आप मिड में, आप पेपर के बीच में सॉल्यूशन नंबर आप हमेशा डालो। ठीक है, बीच में, पेज के बीच में आप डालोगे टॉप पे। और हर बार नया क्वेश्चन जो है नए पेज से शुरू करो। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं करनी है आपने। ठीक है, आप अपनी जेब से खरीद के लेके नहीं गए आंसर शीट तो आप ही सोचो अरे यार बचा लें तो वेस्ट हो रहा है पेज। होने दो ना, पैसे दिए आपने, 1800 रुपए आप देते हो ना एग्जामिनेशन फीस, तो उसमें ये सब शामिल है। ठीक है, आपने पैसे दिए और देगा कॉपी। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अगले पेज की पहली लाइन में खत्म हो गया, अब आप ये सोचो अरे यार ये तो पूरा पेज जो है खाली पड़ा है, नहीं कोई बात नहीं, आप अगले पेज से शुरू कर सकते हो। ठीक है, बीच में से क्वेश्चन शुरू मत करो। ठीक है, और मिड में आप जो है सॉल्यूशन का नंबर डालो। स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि वो साइड में नंबर डाले होते हैं और कौन सा पार्ट कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म हो गया वो पता ही नहीं चलता, कट ऑफ नहीं लग पाता। आपने एक क्वेश्चन खत्म किया, मतलब एक क्वेश्चन का मान लो 3 पार्ट है, वो एक पार्ट खत्म किया तो उसके बाद में कुछ स्पेसिंग दो कि भाई यहां से अब फिर अगला पार्ट शुरू हो रहा है, वो पता ही नहीं चलता। आधे कुछ बच्चों की कॉपीज मैंने देखी, वहां पे उन्होंने नंबर सीन डाल रखे। अगर मान लो डीटी के पेपर था, डीटी का पेपर था, वहां पे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की 3 रिक्वायरमेंट है, 3 सब क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो तीनों को साथ में ही आंसर दे दिया उसने। आपको कम से कम डालना चाहिए ना क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। ये मिस्टेक्स भी बच्चे करते हैं, तो हर तरह की मिस्टेक्स मैंने देखी हैं। तो ये चीज आपने नहीं करनी है, आपने प्रॉपर जो है नंबरिंग प्रॉपर करके चलनी है। ऑल तो मैंने ऐसी कॉपीज भी देखी जहां पर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर ही गलत डाल दिया है। 2 का ए का आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के मान लो ए का आंसर दे रहे हैं, लेकिन ऊपर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3 का ए, वहां पे मार्क्स आपको मिले। ठीक है, मैंने बड़े सारे स्टूडेंट से सुना कि भाई वो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि मार्क्स फिर आपको 0 मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे वो प्रिंटेड फॉर्म में लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3A नहीं है 2A है, और मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन अपनी तरफ से आप गलती मत करो ना, अपनी तरफ से आप प्रॉपर लेके चलो। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, इसके बाद एक पॉइंट और बताऊंगा। कंसीडरिंग सिमिलर क्वेश्चन एज एग्जैक्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट के साथ में यही वाली होती है कि कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं जिनको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। सर एग्जाम्पल देके बताओ ये वाला पॉइंट, तो तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो आपने जब प्रिपरेशन करी थी तो आपने स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन देखा या किसी भी फैकल्टी की बुक में एक क्वेश्चन देखा जहां पर आपसे पूछा गया था कि भाई ये कॉस्ट दे रखी है और ये जो है आपने लाइफ एसेट की, पीपीई की, तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना आप हर साल चार्ज करोगे। रिक्वायरमेंट क्या थी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन किस साल चार्ज, कितना चार्ज करोगे एवरी ईयर। ये क्वेश्चन आपने ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन के टाइम पर आपने क्वेश्चन किया, आपको समझ में आ गया। मैं एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल लेके आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है,
आपका क्वेश्चन क्या था कि भाई पीपी की कॉस्ट है, पीपी की यूजफुल लाइफ इतनी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ईच ईयर। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था, आपने ये क्वेश्चन कर दिया। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया, सेम फ्रैक्शन फिगर के साथ में, लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज कर दी क्वेश्चन ने। आपसे दोबारा से पूछा आप कि भाई पीपी की कॉस्ट ये है, यूजफुल लाइफ ये है, और अब आपने बस ऊपर का देखा, बस आपने कहा ये तो मैंने क्वेश्चन कर रखा है, तो सेम डिक्टो क्वेश्चन उठ के आ गया। अब ये तो डेप्रिसिएशन ही पूछ रहा होगा, रिक्वायरमेंट पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस आप डेप्रिसिएशन निकाल के आ गए कि हाँ इतना इतना साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, हर साल इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, ये आप करके आ गए। लेकिन वहां पर रिक्वायरमेंट पता है क्या पूछी थी कि आप ये बताओ कि जो यूजफुल लाइफ 10 साल दे रखी है, इस यूजफुल लाइफ के घटने और बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लिया। आपको क्या लगा कि यार वही पूछा होगा जो क्वेश्चन बुक में था कि डेप्रिसिएशन कितना होगा। फैक्ट पूरे वही दे दिए कि पीपी की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और यूजफुल लाइफ 10 साल है, लेकिन क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा है डेप्रिसिएशन कितना होगा। सेम क्वेश्चन के बेस पे रिक्वायरमेंट चेंज कर दी। तो ऐसा भी होता है। बच्चे की कॉपी मैंने ऐसी देखी, स्टूडेंट से जब बात करी तो उससे पूछा कि भाई क्वेश्चन में पूछा तो ये है, आप लिख के ये आए हो। तो बच्चे ने कहा कि सर क्योंकि ये तो मैंने जब प्रिपरेशन कर रहा था वहां पर ये क्वेश्चन था और वहां पर तो यही पूछा था, तो मैंने यही लिख के आ गया, मुझे लगा सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सारी चीजें सेम थी, लेकिन इसमें तो सर आपने अब बताया रिक्वायरमेंट ही अलग थी। मतलब उसने अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ी ही नहीं बच्चे ने कि पूछ क्या रहा है भाई, क्योंकि उसने कहा कि ये तो मेरी बुक में था स्टडी मटेरियल में, तो वहां तो डेप्रिसिएशन ही पूछा था, बस वही निकाल के आ जाओ, वही पूछा होगा, जरूरत ही नहीं नीचे पढ़ने की। तो ऐसा नहीं करना है भाई। आपने क्वेश्चन हमेशा आपको सिमिलर लग भी रहा है ना, एग्जैक्ट लग भी रहा है, तब भी आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो। एग्जाम में ऐसा भी होता है कि रिक्वायरमेंट चेंज कर देता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो पूछा होगा वो लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, जो पूछा है वो नहीं लिखा, उसके अलावा कुछ भी लिखते रहो आप, चाहे भले ही सही लिखा हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने बच्चों को बड़ी सारी बार एग्जाम्पल देकर बताया है, मैंने पिछले वीडियो में भी अपने एग्जाम्पल देकर बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब भारत की राजधानी क्या है, तो आपने आंसर देना है नई दिल्ली। आप अगर उसका आंसर ये देते हो कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आपका आंसर सही तो है, लेकिन जो पूछा है वो नहीं है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ चुकी है ना, तो आप समझ लो पास होने जा रहे हो। अगर ये चीज दिमाग में नहीं बैठी तो दिक्कत की बात है। बात समझ में आती है? तो बच्चे कुछ कुछ ये सोच के चलते हैं, हाँ कुछ कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे भाई, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और लास्ट पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, कि आप एमसीक्यू में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। एमसीक्यू में आप बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। 30 मार्क्स का आपके एमसीक्यूज हैं, 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव है। बच्चा एमसीक्यू लेके बैठ जाता है, वो भूल जाता है बाकी 70 मार्क्स का भी मेरा पड़ा हुआ है, वो उसी में उलझ के रह जाता है। एमसीक्यू में क्या होता है कि एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, टिक लगाना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आपका आ जाएगा, ये कैलकुलेट करो, ये करो और बताओ फिर ये ऐसा कैसे आएगा। हर पेपर का अपना अपना अलग अलग पैटर्न होता है, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपको वही करनी पड़ती है सारी की सारी, और में से जो एक सही होता है उस पर टिक लगाना है। अब बच्चा अगर किसी क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी में अटक गया, ठीक है, तो वहां भाई 2 नंबर ही मिलने। आपने उस 2 नंबर को गेन करने के लिए डिस्क्रिप्टिव में 10 नंबर के क्वेश्चन वाला टाइम वेस्ट कर दिया 2 नंबर गेन करने में। अरे 2 नंबर है, अगर आप मान लो किसी क्वेश्चन में अटक गए तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ। आप उसमें 10 मिनट लगाने के बाद भी अगर आंसर टिक कर भी दोगे तो 2 ही नंबर मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे अगर 2 नंबर का एमसीक्यू है। ठीक है, और अगर मान लो आप तुक्का लगाकर भी आ गए, मान लो आपको नहीं समझ में आया क्या करना है, तो भाई तुक्का लगा के आ जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो आप जो भी आपको आसपास आपके आंसर, मतलब तुक्का ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम रैंडम तुक्का लगा देना है, जो भी आपके आपका जो आंसर आ रहा है, मान लो वो चारों में से कोई भी नहीं है, तो उसके आसपास जो आ रहा है भाई उस पर लगा के आ जाओ ना, तब भी 25% चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा। ठीक है, उन 4 में से तो एक है ही ना। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करना है कि उस 2 नंबर के पीछे इतना टाइम लगा देना है कि 70 नंबर का जो पेपर अभी आपका स्टार्ट भी नहीं किया है आपने, वहां पे 10 नंबर का जो क्वेश्चन जितना टाइम लगना चाहिए था उतना टाइम आपने इस 2 नंबर में लगा दिया। वो 10 नंबर का क्वेश्चन करने लायक जो टाइम डिजर्व करता था वो आपने यहां 2 नंबर पे वेस्ट कर दिया, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है इसमें से 2 नंबर का टिक जो लगाया वो सही लगाया ही लगाया है। ठीक है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने देखना है कि हाँ समझ में आ रहा है, एक ही बार में सही हो गया तो अच्छी बात है, हल्का सा आप थोड़ा सा देख सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा बस एक बार में अगर आंसर सही आया तो ही करना है, वरना बस लगा के आ जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं। थोड़ा सा देखो, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये क्या है ना, ये चीज जजमेंट है, ये आपको जजमेंट बेस्ड है कि आपको लग रहा है कि हाँ मैं 1 मिनट और लगाकर इसको करेक्ट कर सकता हूं क्या,
अगर आपको लग रहा है ऐसा तो ही 1 मिनट लगाओ, अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है तो आप उसमें रिसर्च करने मत बैठ जाना कि हाँ ये ऐसे करके देखूं, ये चीज ऐसे करके देखूं, दोबारा बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, दोबारा से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हो, कितने भी कर लो 2 ही मार्क्स मिलेंगे। और आप ये सब करके क्या कर रहे हो, आप जो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आता था 70 में से, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप 2 नंबर के चक्कर में। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये भी कहीं ना कहीं आपका ना टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट है कि आप टाइम किस तरीके से मैनेज करते हो। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको कौन से बताए कि भाई आप एफआर एग्जाम में या कोई भी एग्जाम है, आपका एएफएम का एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में आप कॉमनली क्या क्या मिस्टेक्स करते हो। ऑडिट के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखना। वो डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो देखी मेरी ऑडिट वाली, तो आपको ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत 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 हेल्प मिलेगी, अगर आपने मेरे उन पॉइंट्स को दिमाग में रख के चले तो। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या डिस्कस किया, मैंने आपका यहां पर सारी कॉमन मिस्टेक्स जो आप प्रिपरेशन के टाइम पर और एग्जामिनेशन हॉल में आप करते हैं, उन चीजों को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद है कि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूंगा। अगर आपको एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आप मेरे नंबर मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स को अगर आप कंसीडर करेंगे तो आई बिलीव कि आप डेफिनेटली May 25 में सीए बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।